अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में हम बी पेपर डिस्कस करेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी का। और आपके बहुत सारे जो इंग्लिश के इश्यूज हैं बी पेपर रिगार्डिंग बी पेपर वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, 5 के 5 क्वेश्चन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे राइटिंग। ऐसे जो है वो किसे कहते हैं? ऐसे के मानी होते हैं टू ट्राई, टू अटेम्प्ट, टू स्ट्रगल, टू एफर्ट। कोशिश करना, किस चीज की कोशिश करना। ऐसे में एक आर्गुमेंट जो है वो बिल्ड किया जाता है, आर्गुमेंट एक डेवलप किया जाता है। ऐसे एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसको आप रिजॉल्व करते हैं, जिसको आप सॉल्व करते हैं। तो ऐसे को कैसे अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि ऐसे में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से जो एक सोशल सा टॉपिक है वो आप सिलेक्ट करें, जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो, ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, ज़्यादा आपका नॉलेज हो जिस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक को आपने सिलेक्ट करना है। सोशल सा टॉपिक होना चाहिए। कोई ऐसा टॉपिक ना हो कि आपको उसके बारे में फैक्ट्स लिखने हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने हो, आपको रियल फैक्ट्स उसके बारे में लिखने हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि सोशल सा टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे ऐसे के जो मार्क्स हैं 5+20 हैं। 5 नंबर किस चीज के हैं? आउटलाइन के हैं। और 20 मार्क्स जो है वो उस आउटलाइन को एक्सप्लेन करने के हैं, उसे डेवलप करने के हैं कि आप किस तरह उसको प्रूव करते हैं जो आपने आउटलाइन दी है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपने आउटलाइन जो है वो कैसे बनानी है? देखें, पेपर बी का क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि आउटलाइन आपने कैसे ड्रा करनी है, कैसे बनानी है। तो आउटलाइन ऑफ एन ऐसे, सबसे पहला स्टेप ऐसे लिखने में, आई होप कि ये सुनने के बाद आप इस टेंशन से जो आप रिलीज हो जाएंगे कि कौन सा ऐसे पेपर में आएगा और कौन सा ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, ओवरऑल आपको ऐसे का जो स्किल्स हैं, इसकी जो टेक्निक्स हैं, इसका जो मेथड है, वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा। ऐसे लिखने से पहले आपने क्या करना है, टॉपिक सिलेक्ट करना है। रैंडमली ऐसे कभी भी ना लिखें कि टॉपिक सिलेक्ट किया और उस पर लिखना जो है वो डायरेक्ट शुरू कर दिया, इंतहाई गलत तरीका है। जो कुछ आपने लिखना है आप उसको पहले प्लान करें। पेपर को जो लास्ट पेज है बाकायदा उसके ऊपर लिखें रफ पेज, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे में जो कुछ आपने लिखना है, ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की क्या मानी है? टू थिंक अबाउट, टू थिंक डीपली। आप उस टॉपिक के बारे में गौर व खोज करेंगे, सोचें। जो जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो मालूमात आपके जहन में आ रही हैं, आपने रैंडमली ऐसे को कभी भी डील नहीं करना है। वो जो आपके जहन में उस टॉपिक के बारे में जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो आइडियाज आ रहे हैं, आपने क्या करना है, उन आइडियाज को नंबर वाइज आपने लिख लेना है। कहाँ पे? जो आपने पेपर का लास्ट पेज को रफ किया हुआ है। जो आपके जहन में आइडियाज हैं वो आपने लिख लिए। अब उन्हीं आइडियाज को जो है आप जरा अरेंज कर लें, तरतीब दे लें कि 4 नंबर पे जो आइडिया अगर वो नंबर 2 पे आ जाए, नंबर 2 वाला नंबर 3 पे आ जाए। इस तरह थोड़ी सी आपने उसको तरतीब दे के आपने उसकी कोई 5 पॉइंट के क्या बनाने हैं जी, आउटलाइन बनानी है। यानी सबसे पहले आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की, यानी आपने उस टॉपिक के बारे में सोचा। जो आइडियाज आपके जहन में आए उसकी आपने क्या बना लेनी है, आउटलाइन। आउटलाइन मीन आपने कोई से जो मेन आइडियाज है ना, कोई से 5-6 आइडियाज जो हैं वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। उसकी आउटलाइन आपने ड्रा करनी है। उसके बाद अब देखें आउटलाइन कितनी ज़रूरी है। अब कुछ टीचर्स कहते हैं कि आउटलाइन जो है वो आप ऐसे को लिख लें उसके बाद बनाएं। ये कैसे? आउटलाइन स्टूडेंट्स एक रोड मैप है, एक साइन है, जिसके थ्रू आपने आगे ऐसे को डील करना है, उसी पे आपने चलना है। जो इंपॉर्टेंस है आउटलाइन की वो क्या है? वो ये है
कि जब आप आउटलाइन लिख लेते हैं तो फिर आप बाउंड हो जाते हैं, आप ऐसे में वही कुछ लिखेंगे जो आपकी आउटलाइंस हैं। ऐसे नहीं है कि आपने आउटलाइन बना ली है और न्यू से न्यू आइडियाज आपके जहन में आ रहे हैं और आप उसको लिख रहे हैं। नहीं, जो कुछ आपके ऐसे है वो आपका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है। इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ से पहले क्या है, आपकी आउटलाइन है। आउटलाइन जो आपने लिख दी वही आपके ऐसे है। आउटलाइन लाइन लिखने के बाद आप कोई न्यू आइडिया जो है वो ऐसे के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जो कुछ आपके ऐसे है वो आपकी आउटलाइन है। वो 5 जो आपने हेडिंग्स देनी है ना, हेडिंग मीन ऊपर वाली आउटलाइन, अदरवाइज ऐसे में कभी भी हेडिंग नहीं देनी है। अब इस क्वेश्चन को जो है, अब इस लेक्चर में, ये तो काफी लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट नहीं, मैं आपसे एडवाइस करता हूं आपको कि इसी मेरे चैनल पे ये ऐसे वाला जो क्वेश्चन है इन डिटेल सिर्फ इसी पे लेक्चर है कि ऐसे कैसे लिखना है। लेक्चर ऑलरेडी जो है वो चैनल पे मौजूद है, आप वहां से इसको देखें। बाकी ओवरऑल जो है ब्रीफली ऐसे वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंस इसकी ये है, जो इसका क्रक्स है कि आउटलाइन जो है वो आपकी एसे का क्रक्स है। आउटलाइन आपकी इंतहाई जरूरी है। ठीक, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कुछ आपने लिखना है वो आपकी आउटलाइन है। आपने पहले से प्लान करना है, ऐसे को स्कीम करना है, प्लान करना है। रैंडमली आपने शुरू नहीं करना कि टॉपिक सिलेक्ट किया, कोई आइडिया कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है और आप उसको मिक्सअप कर दें सारे आइडियाज को। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिख रहे हैं, कायद आज़म के बारे में लिख रहे हैं, या माय फेवरेट हीरो आप लिख रहे हैं, अल्लामा इकबाल के बारे में लिख रहे हैं, माय फेवरेट पोइट फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं, माय फेवरेट हीरो लिख रहे हैं, नेशनल पोइट लिख रहे हैं, नेशनल हीरो। यानी कि अगर आप किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं तो उसमें आपने ये करना है कि एक पैराग्राफ के अंदर आपने एक आइडिया डिस्कस करना है। अगर आप अल्लामा इकबाल की जो एजुकेशनल लाइफ है उसके बारे में लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ के अंदर आप सिर्फ उनकी एजुकेशन के बारे में लिखेंगे। फिर अगर आप उनकी पोइट्री के बारे में लिखेंगे तो उस पैराग्राफ के अंदर एजुकेशन नहीं आनी चाहिए। अगर आप उनकी अर्ली लाइफ के बारे में लिख रहे हैं कि वो कहाँ पे पैदा हुए, किस तरह जो है वो अर्ली स्टेजेस उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तय की, तो उस पैराग्राफ के अंदर उनके जो है ना तो पॉलिटिकल कैरियर आना चाहिए, ना उनका जो है वो पोइटिक करियर आना चाहिए। तो इस तरह यानी कि एक पैराग्राफ के अंदर आपने एक आइडिया डिस्कस करना है और एक टेंस आप यूज़ करेंगे। तो मैं फिर आपको कहता हूँ, एडवाइस करूँगा कि आप ऐसे वाला जो क्वेश्चन है वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप इसको इन डिटेल डिस्कस किए वहाँ से देखें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रेसी वाला क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देखें, 2 आम से क्वेश्चन है जो 50 मार्क्स का पेपर है, यानी कि 50% पेपर आपका ही 2 क्वेश्चन में है। और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये 2 क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है, तो फिर जहां से मर्जी वो पैसेज दे दे, कोई भी पैराग्राफ आ जाए, आप बड़ी आसानी के साथ, अगर आपके पास ट्रिक्स हैं, स्किल्स हैं कि मैंने इसको हैंडल कैसे करना है, बड़ी आसानी के साथ आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप प्रेसी भी। ऐसे तो प्रैक्टिकली मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से हेल्प लें। अब मैं आपको प्रेसी के बारे में ब्रीफली बताता हूँ। प्रेसी के माने होते हैं प्रिसाइज करना, टू मेक शॉर्ट, ब्रीफ करना, किसी भी पैसेज को 1/3 करना। यानी कि अगर पैसेज में 99 वर्ड्स हैं तो आप इसका 1/3 क्या करेंगे जी, 33 वर्ड्स बनेंगे। तीसरा हिस्सा जो है आपने पैसेज का लिखना है। फिर मैं कह रहा हूं कि भाई जो प्रेसी वाला क्वेश्चन है इसको मुख्तसर करना होता है, इससे बढ़ाना नहीं होता है, यानी मूछे दाढ़ी से नहीं बढ़नी चाहिए। जितना पैसेज लिखा हुआ है, इसमें एक और पॉइंट जो बाद में मे भी मेरे जहन से स्किप हो जाए कि प्रेसी में बाजू का 2 पैसेज दिए होते हैं, 2 पैराग्राफ दिए होते हैं।
जस्ट किस लिए दिए होते हैं? वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। अब स्टूडेंट क्या करता है कि वो एक पैराग्राफ जो है उसकी अलग से प्रेसी बना देता है, उससे शॉर्ट कर देता है, दूसरा पैराग्राफ उसकी अलग से प्रेसी बनाता है, उसको मुख्तसर करता है। तो डियर स्टूडेंट, प्रेसी में चाहे एक पैसेज आए, चाहे 1.5 पैसेज हो, 1.5 हो, 2 पैराग्राफ्स हो, जब आपने उसकी प्रेसी बनानी है तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक पैराग्राफ बनाना है। उन दोनों पैसेजेस को मिला के प्रेसी कितनी बनानी है? आपने एक पैराग्राफ बनाना है। अब प्रेसी का जो रूल है वो क्या है? स्किमिंग और स्कैनिंग है। स्किमिंग के मानी होते हैं ओवरऑल आप उस पैसेज को देखें, ठीक है, एक नज़र देखना, एक झलक देखना, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप न्यूज़पेपर को देखते हैं, ठीक है, स्किम करते हैं आप। और स्कैनिंग का मतलब है तवज्जो के साथ पढ़ना, ठीक है, जो आपका रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड डाटा है। रिक्वायर्ड डाटा प्रेसी में क्या होता है कि एंड पे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनका जो आंसर फाइंड आउट करना, ट्रेस करना, ये रिक्वायरमेंट होती है, ये रिक्विजिशन होती है। तो प्रेसी में स्कैनिंग का क्या मतलब है? ये दोनों टेक्निक्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। आपने ओवरऑल देखना है प्रेसी शुरू कहाँ से करनी है। इस झंझट में, इस मुश्किल में नहीं पड़ना है कि यार इसके तो मुझे वर्डिंग ही नहीं आती है, इसके तो मुझे वोकेबलरी नहीं आती है, बड़े मुश्किल वर्ड्स हैं। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। प्रेसी की एंड पे जो क्वेश्चन दिए गए उनको आप सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस में जो वो पैसेज दिया उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट उन क्वेश्चन में डिस्कस होते हैं और आपने उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड आउट करें, उसके बाद आप पैसेज की तरफ आएँ। और पैसेज में क्या करना है, कोशिश करनी है सबसे पहले टाइटल को ट्रेस करने की कि यार ये पैसेज जो दिया गया है, एक पैसेज है या 2 पैसेज है, ये किस चीज़ के बारे में है। देखें, जब आपको पता ही नहीं है कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है, इसमें क्या डिस्कस हो रहा है, तो फिर आप उसको मुख्तसर कैसे करेंगे? ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद आपने स्किमिंग करनी है। स्किमिंग मीन आपने ओवरऑल एक नज़र उस पैसेज को देखना है, ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आपने स्कैनिंग, आपने गौर से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और जो आंसर आपको चाहिए वो आपने कोशिश करने हैं। स्कैन करना यानी कि टू रीड आउट द पैसेज विद फुल अटेंशन। इस प्रेसी में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इसके 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के जहन में होता है कि यार इसके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो दूसरे क्वेश्चन भी, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन एग्जामिनर के जहन में होते हैं जो कि वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये है कि इसका टाइटल क्या है, पैसेज का, प्रेसी का टाइटल क्या है, टाइटल कैसे फाइंड आउट आप करेंगे। और दूसरा है प्रेसी आपने कैसे बनाई है, प्रेसी और टाइटल। बाकी अगर 2-3 क्वेश्चन दिए हो तो वो ज़्यादा इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो टाइटल कैसे ट्रेस किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। आप जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस है पैराग्राफ का, आप उसको रीड आउट करें। रीड आउट करने का मतलब है उसकी आप सरफेस मीनिंग देखें, हिडन मीनिंग देखें कि इसमें क्या कहना चाहता है राइटर जो है। अगर पहले सेंटेंस में जो टॉपिक सेंटेंस है उस पैसेज का आपको उसका टाइटल नहीं मिलता है, वो उससे रिलेट नहीं कर रहा है, फिर आप ऐसा करें कि उस पैसेज का जो लास्ट सेंटेंस है, जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है, उसको रीड आउट करें, उसके सरफेस मीनिंग देखें, हिडन मीनिंग्स देखें। आपने दोनों का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी देख लिया, स्टार्टिंग वाला जो सेंटेंस है, और ऑलमोस्ट पहले सेंटेंस में इसका टाइटल होता है। लास्ट वाला भी आपने पढ़ा, लेकिन आपने कहा कि यार ये तो टाइटल इसमें नहीं है, ये दोनों सेंटेंस जो है वो रिलेट नहीं कर रहे हैं। फिर आपने देखना है कि उस पैसेज के अंदर जो है जो बात बार बार हो रही है, जो आइडिया बार बार डिस्कस किया जा रहा है, जो वर्डिंग बार बार यूज हो रही है, दैट कैन बी योर टाइटल, वो आपका टाइटल हो सकता है। लेकिन प्रेसी में ये याद रखें कि सिर्फ सरफेस मीनिंग पे नहीं जाना है, आपने हिडन मीनिंग्स भी देखने हैं। इसके अलावा प्रेसी में प्रेसी के मानी क्या है, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, शॉर्ट करना। और ये एक बहुत बड़ा फन होता है। अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि ओल्ड मैन एट सी जो नावल है, अगर आपको कहा जाए कि इसको एक वर्ड में जो है इसको प्रिसाइज करें, किस चीज़ के बारे में है,
तो हम कहेंगे कि स्ट्रगल इसका जो है वो टाइटल है। ओल्ड मैन एंड सी को अगर हम प्रिसाइज करें तो इसका एक वर्ड में तो क्या होगा, स्ट्रगल। स्ट्रगल, ओल्ड मैन की स्ट्रगल है, ओल्ड मैन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, संदियागो जो है। इसके अलावा देखें शार्क्स भी स्ट्रगल कर रही हैं, मार्लिन भी स्ट्रगल कर रही है। तो ओवरऑल जो है ये नावल किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रगल को। तो हमने अब इसको क्या किया, पूरे नावल को हमने एक वर्ड में इसको प्रिसाइज किया। तो प्रेसी के क्या मानी होते हैं, मुख्तसर करना होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसका टाइटल ट्रेस करना और इसकी प्रेसी बनाना। अब आते हैं हम प्रेसी पे, मुख्तसरन इसको भी हम डील करते हैं। प्रेसी जब आप बनाएंगे पैसेज की तो उसमें पहले ये जहन में रखें कि आपको प्रेसी बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। प्रेसी में आपने खुद से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। अब आते हैं इसके रूल्स। नंबर 1 जो है, प्रेसी के अंदर जो एग्जांपल्स दी गई हैं उनको आपने काट देना है, एग्जांपल्स ख़त्म हो गई। उसके बाद आपने देखना है कि इसमें कोई प्रोवर्ब दिए गए हैं, कोई कोटेशन दिए गए, उसको भी आपने छोड़ देना है। ऑटोमेटिकली ये ब्रीफ और मुख्तसर होता जाएगी। इसके बाद आपने देखना है कि जो आइडियाज़ बार बार डिस्कस हो रहे हैं, आपने देखा है कि एक आइडिया यहाँ पे डिस्कस हुआ उस पैसेज के अंदर, फिर यहाँ भी डिस्कस हुआ, फिर यहाँ भी, आपने देखना है कि मेन असल बात क्या हो रही है, राइटर कहना क्या चाहता है। तो आपने मेन आइडिया लेना है, बाकी जो चीज़ें हैं उसको आपने छोड़ देनी है। कोई रेफरेंस दिया गया है उसको भी आप स्किप कर देंगे। तो इस तरह आप प्रेसी बनाएंगे। और इन योर ओन वर्ड्स, पेपर में लिखा होता है कि मेक प्रेसी इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में आपने लिखना है, वर्ड्स को आपने चोरी नहीं करना है। तो एक पैसेज बनाना है, 2 पैसेज नहीं बनाना है। चाहे वहाँ पे 1 पैसेज है, 2 पैसेज है, 3 पैसेज दिए गए हैं जब, लेकिन आप जब उसकी प्रेसी बनाएंगे तो आप कितने पैसेज, कितने पैराग्राफ बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 पैराग्राफ। और वर्ड आपके कितने होने चाहिए, 1/3 होने चाहिए। कोशिश करें कि एक वर्ड जो आपने यूज़ किया वो उस पैराग्राफ में फिर यूज़ ना हो, उसका अल्टरनेटिव कोई और वर्ड आप यूज़ करें। तो मुख्तसरन इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया। अब इसको इन डिटेल देखने के लिए, जिस तरह ऐसे के बारे में मैंने कहा कि मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल, और जब आप ये मेरा लेक्चर सुनेंगे इसी चैनल पे तो इंशाअल्लाह आपके जहन में ये बात नहीं रहेगी कि हम कौन सा ऐसे तैयार करें, कौन सा पेपर में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल मैंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर रखा है। इसी तरह प्रेसी वाला जो क्वेश्चन है इसको भी इन डिटेल मैंने डिस्कस कर रखा है, विद एग्जांपल डिस्कस किया है। बाकायदा एक पैसेज मैंने दिया, उसको मैंने प्रेसी बनाई, उसके टाइटल ट्रेस किया। तो ये भी फॉर द सेक ऑफ योर वेलफेयर आप ये ज़रूर देखें। मैं ज़िंदगी में किसी को मजबूर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन जो है, इतनी कोई लेंथी वीडियोज़ नहीं है, वो ज़रूर आप देखें। तो बहुत ज़्यादा जो आपका विजन है पेपर के बारे में वो चेंज हो जाएगा। अब दूसरे लिहाज से देखें तो डियर स्टूडेंट, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और मुख्तसर से वीडियोज़ हैं। यकीनी बात है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। अब हम आते हैं तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ, कि इसको कैसे हमने हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक लेटर होगा और उसके ऑप्शन में जो है वो एप्लीकेशन होती है, और मोस्टली जो है वो जॉब एप्लीकेशन वो आ जाती है। लेकिन हम इसको देखते हैं, पहले हम लेटर का फॉर्मेट, स्टूडेंट ये याद रखें कि चाहे वो एप्लीकेशन है या लेटर है, ज़्यादा चीज़ उसमें आपके जो मार्किंग स्टाइल है, जो मार्किंग जो भी एग्जामिनर उसको मार्क करेगा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और जिसमें मार्क्स कटते हैं स्टूडेंट्स के, वो लेटर है या एप्लीकेशन है, उसका फॉर्मेट है कि फॉर्मेट इसका क्या है, कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, हमने डेट कैसे लिखनी है। बाकी जो लेटर है या एप्लीकेशन है, इसकी जो बॉडी है वो इतना मैटर नहीं करती है, उसमें आप सादा सादा सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आप लिखते हैं, ठीक है, मेन चीज़ें आप उसमें लिख दें। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको फोकस किया जाता है जिस पे, वो फॉर्मेट होता है। तो आइए हम इसका फॉर्मेट देखते हैं किसका, लेटर का। अब लेटर हमारे पास कौन सा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑन द मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट टेकन अगेंस्ट कोविड-19, कि कोविड-19 के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए हैं उसके बारे में आपने न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसको आपने लिखना है। अब इसमें देखें कि 2 एड्रेस होते हैं। जब भी आप किसी को लेटर लिखते हैं, ख़त लिखते हैं,
अब तो ये दौर भी ख़त्म हो गया है। लेकिन मेथड क्या होगा, उसमें दो एड्रेस होते हैं, एक आपका अपना एड्रेस होता है, एक आप जिसको लिख रहे हैं। जब इन्वेलप बंद करते हैं तो उसके ऊपर दो एड्रेस होते हैं। बिल्कुल आप इसको भी उसी तरह समझें। आपने एग्जाम में कोई भी लेटर आए, चाहे वो लेटर टू द एडिटर है, किसी को भी लेटर लिखना है, आपका फॉर्मेट पैटर्न क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपने पेपर के राइट साइड पे, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार टीचर कह रहा है कि राइट साइड पे, हालांकि लेफ्ट पे, तो डियर स्टूडेंट्स वो जब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है कि कर्सर को हम यहाँ पे लेके आए, फिर हम यहाँ पे लेके आए, इसलिए जो है वो राइट से लेफ्ट पे चला गया, अदरवाइज उसमें कोई इशू नहीं है। आप एकेडमिक राइटिंग आप टाइप तो नहीं कर रहे हैं ना, आप हाथ से लिख रहे हैं, आप इसको अगर इससे एग्री नहीं है तो आप ये वाला बिल्कुल यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखने से गलत नहीं होता है, बिल्कुल गलत नहीं है, हमने खुद मार्किंग की हुई है, बिल्कुल गलत नहीं है, हम पूरे मार्क्स देते हैं अगर इस तरफ लिखता है उस तरफ। जगह चेंज करने से कुछ नहीं होता है, लिखते आप कैसे हैं। तो अब इसका हम मेथड समझते हैं। एप्लीकेशन आए तो उसमें एग्जामिनेशन हॉल नहीं लिखना, बहुत सारी फजूल सी बुक्स हैं, गुस्सा आता है ये बातें देख के, बुक्स को देख के कि कैसे ये पब्लिश कर रहे हैं। याद रखें एप्लीकेशन में एग्जामिनेशन हॉल आपने नहीं लिखना है, ठीक है, और बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है ये। आप देखें रेगुलर स्टूडेंट तो फिर भी कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है तो उसे कुछ आइडिया होता है, लेकिन जो बेचारे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो तो फिर बुक को फॉलो करते हैं, या बुक जो है वो बोलती तो नहीं है, ठीक है, इसलिए वो उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज़ ये ज़रा नोट करना कि एप्लीकेशन में आपने एग्जामिनेशन हॉल नहीं लिखना है, बुक पे बेशक लिखा है तो लिखा रहे, और लेटर में आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, ये आपका अपना एड्रेस होता है। अब लेटर कोई भी आए, किसी किस्म का भी लेटर आए, किसी चीज़ के बारे में आए, किसी को भी लिखना हो, आपका लेटर कहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ से। एग्जामिनेशन हॉल आपने लिखना है, हॉल का एच आपने कैपिटल डालना है। इसके बाद ये कॉमा आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी आपका एड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट है। इसके बाद ए बी, ए के बाद फुल स्टॉप, बी के बाद फुल स्टॉप, सी के बाद फुल स्टॉप। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि इसको लेवल करने के लिए हम बराबर के यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। नो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ए लिखें, उसी के साथ ही फुल स्टॉप, बी के बाद फुल स्टॉप, सी के बाद फुल स्टॉप। आपका एड्रेस अभी भी इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, और डेट लिखनी कैसे है? डेट आपने ऐसे लिखनी है कि कोई भी डेट लिखें, मंथ लिखें, और ऐसा कोई मंथ लिखें जिसके स्पेलिंग आते हों, ठीक है, सॉरी, डेट आप लिखें, मंथ लिखें, इसके बाद ये कॉमे का आना ज़रूरी है, ठीक है, फिर ईयर लिखें, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें। ईयर के बाद, वैसे यहाँ पे तो एड्रेस कंप्लीट हो गया इसलिए हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, अदरवाइज ईयर के बाद फुल स्टॉप ना भी लगाएं तो ओके होता है, नंबर इसके नहीं कटते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एड्रेस कंप्लीट हुआ इसलिए यहाँ पे लगना ज़रूरी है। दो मेथड है डेट लिखने के, या तो मंथ पहले लिखें, मे पहले लिखें, 20 बाद में लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएं और ईयर और फुल स्टॉप लिखें, या आप डेट पहले लिख दें उसके बाद मंथ लिखें, फिर ये कॉमा लगना जो है ना ये ज़रूरी है। इस एड्रेस की समझ आ गई। अब आप पेपर के लेफ्ट कॉर्नर में आए, ठीक है, और ये जो 3 लाइंस हैं इसके सामने तो आप नहीं लिखेंगे, अब आपने इसके नीचे लिखना है, यानी ये 3 लाइंस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं पूछ रहे होते हैं कि सर इसमें लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी। यार लाइन छोड़ना ना छोड़ना को आप रखें, साइड पे रखें, आप इसको लिखते कैसे हैं? लाइन छोड़ने से मकसद नहीं है, लाइन आप ना छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें लाइन छोड़ेंगे तो वो गैप आ जाएगा बीच में, लिहाजा आप यहाँ पे कोई भी लाइन ना छोड़ें। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, मेच्योर स्टूडेंट्स हैं, आई होप आपको अच्छी तरह मेरी बातें समझ आ रही होंगी। मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें समझा रहा हूँ, जिस तरह हम पेपर मार्किंग करते हैं, और जैसे जैसे हम जो पेपर मार्किंग स्कीम होती है जैसे उसको हम हैंडल करते हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आपने इन्हीं लाइन्स के ऊपर, वहाँ पे लाइन छोड़ना ना छोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लाइन छोड़ने ना छोड़ने की कोई बात नहीं होती है, छोड़नी भी नहीं है आपने लाइन। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखा इस तरह जैसा मैंने समझाया, उसके बाद आपने इन लाइन पे नहीं लिखना है, इस साइड पे आपने क्या लिखना है, द एडिटर, जिसको आपने लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि ये कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है, तो किसी न्यूज़पेपर का है, आप न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे कोई भी, लेकिन ये याद रखें कि आप किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे उससे पहले आर्टिकल द लगेगा। द एडिटर आपने लिखा, उसके बाद कॉमे का आना ज़रूरी है, फिर जंग न्यूज़पेपर आपने लिखा या एक्सप्रेस लिखा, जो भी आप लिखें उससे पहले आर्टिकल दी का आना ज़रूरी है। ये कॉमा हमने लगाया है, यहाँ भी कॉमा आएगा,
ठीक है। उसके बाद ए बी सी, ये जगह को, प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल उसी तरह आप लिखेंगे। ठीक है, ए के बाद फुल स्टॉप, बी के बाद फुल स्टॉप, सी के बाद फुल स्टॉप। तो बुक्स में क्या लिखा होता है, रावलपिंडी, लाहौर वगैरह लिखा होता है, आप वो ना लिखें, क्योंकि इसमें अननोन एड्रेस होना चाहिए। तो आप वहाँ पे भी ए बी सी हमारा जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप यहाँ भी ए बी सी, और लिखना इस तरह है, फुल स्टॉप, इसके बी के बाद फुल स्टॉप, सी के बाद हमारा एड्रेस कंप्लीट हो गया, यहाँ भी फुल स्टॉप। इसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे आप, एस यू बी पूरा भी लिख सकते हैं और एस यू बी तक भी। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये कॉलम लगाना है, ये जो दो डॉट है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने डैश नहीं लगाना है, ये डैश या हाइफन जो भी आप इसको कहते हैं, ये आपने नहीं लगाना है, ये एक मिस्टेक कंसीडर होती है और यहाँ पे सर्कल लगता है। आपने सब लिखा, दो डॉट लगाए आपने, कॉलम जैसे कहते हैं, इसके बाद डैश नहीं लगाना है। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट कोविड-19, इसमें से आपने ट्रेस करना है। ऐसे अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा क्वेश्चन उठा के यहाँ पे उसका सब्जेक्ट बना देते हैं। यार इसमें आप देखें कि किस चीज़ के बारे में ऐसे है, और टाइटल लिखने का मेथड क्या होता है, प्रेसी में भी मैं आपको बताना सॉरी भूल गया, दूसरे लेक्चर में आपको समझ आ जाएगी। टाइटल लिखा कैसे जाता है, टाइटल में दो चीज़ें होती हैं कि जो मेन वर्ड्स हैं वो आप कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, और सारे लेटर ये कैपिटलाइज नहीं करने हैं। ठीक है, आप डायमेक फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो जो मेन वर्ड है वो आप कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, और जो दो चीज़ें आपने स्मॉल लेटर से शुरू करनी है। आर्टिकल हैं ए एन दा वगैरह आ जाए तो आपने छोटे लेटर से शुरू करना है, स्मॉल लेटर से। या फिर कोई प्रपोजिशन आ जाए, इन आ जाए, आफ आ जाए, विद आ जाए, एट आ जाए, अंडर आ जाए, ये प्रपोजिशंस होती हैं, इसको आपने स्मॉल लेटर से छोटे लेटर से लिखना है। अब देखें मेजर्स का एम बड़ा है, आफ प्रपोजिशन है, इन है, आन है, आफ है, ये छोटे छोटे वर्ड्स क्या होते हैं, प्रपोजिशन। आफ का वो छोटा है, गवर्नमेंट अगेंस्ट, कोविड अगेंस्ट भी प्रपोजिशन है, ठीक है, कोविड-19, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन आता है तो कोविड नाउन है। ये मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट कोविड-19। ये टाइटल जितना कितना आपने मुख्तसर रखना है, शॉर्ट, लंबा टाइटल आपने नहीं लिखना है। टाइटल के बाद आपने सर लिखना है, इसी सब्जेक्ट के बाद आपने इसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमे के बाद से आपने शुरू करना है। आप इस तरह ये देखें, ये कॉमा लगाया तो यहाँ से हमने शुरू किया, इसको मैं काट देता हूँ, ऐसे ना हो कि आप इसको समझें कि ये एरो लगाना है। अब आपने शुरू कैसे करना है, अगर एडिटर को लिखना है, आप किसी इशू के बारे में लिख रहे हैं एडिटर को, ठीक है, तो आप कैसे, जिस तरह इन्फ्लेशन के बारे में लिख रहे हैं, आप महंगाई के बारे में, प्राइस राइजिंग प्राइसेस के बारे में लिख रहे हैं, कोविड-19 के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, या खुराक जो है वो ठीक नहीं मिल रही है, उसके बारे में जो आप लिख रहे हैं, तो ये लाइन आपकी सेम होनी चाहिए, और ये ऑथेंटिक वैलिड लाइन है। आप इसको लिख सकते हैं कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, एस्टीम के माने होते हैं ऑथेंटिक के, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थ्रू योर एस्टीम्स न्यूज़पेपर, ये देखें ना, ये इसको आप काट दें बेशक, ठीक, कोई भी लेटर है, अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो आप ये सेंटेंस यूज करें, यहां से आप शुरू करें, थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके इस न्यूज़पेपर के जरिए, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, स्टूडेंट्स ये सेम लाइन लिखनी है, बस ये याद में रखें कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टू द मेजर्स एंड स्टेप्स टेकन अगेंस्ट कोविड-19 बाय द गवर्नमेंट। सेम वही वाला सेंटेंस जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपने वहां से स्टार्ट करना है। इसके बाद आप अब देखें ये गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स किए अगेंस्ट किए लिए जो हैं कोविड के, वो आप इसमें लिख देंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, हैंडशेक नहीं करना है, मास्क यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने जो है वो हाथ धोने हैं, बस ये चीज़ें आपने लिखी हैं सिंपल। उसी चीज़ के जब आप लिख रहे हैं ना खुद से, तो बार बार आप क्वेश्चन को रीड आउट किया करें ताकि आपकी तवज्जो इधर उधर ना जाए। जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसको आप बार बार रीड आउट करें। इसके बाद आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है वो सारे पॉइंट्स आपने लिख दिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस के बारे में। अब एंड पे आपने क्या करना है कि ये वाइंड अप आपने कैसे करना है लेटर को, योर्स फेथफुली लिखें या योर्स ट्रूली लिखें। इसमें जो ट्रिकी पॉइंट है वो क्या है, वेरी सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, कैमरा
ऊपर नीचे था। तो ये लाइन आप लिखने के बाद जो है, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वाइंड अप आपने कैसे करना है कि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, या आप लिख रहे हैं यहाँ पे जी फेथफुली लिख रहे हैं, FAITH। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ पे LY लगा रहे हैं तो यहाँ पे S का आना जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, किसी सूरत भी आपने कॉमा नहीं लगाना है। YOURS इकट्ठे लिखा जाएगा, कॉमा यहाँ पे नहीं आएगा। बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं, बल्कि इसको ब्लंडर कंसिडर करते हैं जितने भी एग्जामिनर हैं, बहुत बड़ा इस पर सर्कल लगता है, गलती होती है ये। YOURS यहाँ पे आपने कॉमा एपोस्ट्रॉफी जिसको कहते हैं आपने नहीं लगाना है। फेथफुली, अब फेथफुल लिखना है या फेथफुली लिखना है, इसमें अगर आप ये फेथफुल के साथ LY लगाते हैं तो फिर S का आना ज़रूरी है। अगर आप फेथफुल लिखते हैं तो फिर S नहीं आएगा। यानी आप लिखते हैं ना योर, तो फिर योर के साथ फेथफुल, फेथफुली नहीं आएगा। अगर फेथफुली लिखते हैं, LY लगाते हैं यहाँ पे, तो फिर S का आना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ये कॉमा जो आप यहाँ पे लगाते हैं ये नहीं आएगा। इसके बाद उसी तरह आप प्लेस लिखेंगे, A फुल स्टॉप, B फुल स्टॉप, C के बाद फुल स्टॉप। यहाँ पे आपका जो लेटर है वो ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं जी कि जॉब एप्लीकेशन, कि अगर किसी जॉब के बारे में और आ जाता है जॉब के बारे में क्वेश्चन, या अगर जॉब से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन आए, तो मैं जनरल मेथड आपको समझा देता हूँ आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। CV के थ्रू आए या कोई न्यूज़पेपर से ऐड दे दिए जाए, तो वो हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे, इसको अब हम देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले हमने लेटर टू द एडिटर को डिस्कस किया, और अब हम जॉब एप्लीकेशन को देख रहे हैं कि अगर आपके पेपर में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन आए, ठीक है, तो आपने उसको कैसे डील करना, मैंने जनरल वे से इसको डिस्कस किया है। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CBL लाहौर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन से आपने ये जरूर ट्रेस करना है कि मैंने किसको एप्लीकेशन मार्क करनी है, मैंने किसको लिखनी है, किस पोस्ट के लिए लिखनी है। फिर ये भी नोट कर लेना कि अगर ये पोस्ट है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब इसका भी जिस तरह मैंने लेटर लिखते हुए किस चीज़ को स्ट्रेस किया, एम्फसाइज और फोकस मेरा किस पे था, पैटर्न पे था, फॉर्मेट पे था, इसमें भी आपने फॉर्मेट जरूर नोट करना है। अब आते हैं हमने कैसे लिखना है। सबसे पहले आप टू लिखें। देखें, टू या तो आप लिखें नहीं, ठीक है, अगर आप टू लिखें इससे मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमा है वो नहीं आता है, ठीक है। या तो आप टू को लिखें नहीं। देखें, टू लिखने या ना लिखने से ऐसे नहीं है कि पहले टू लिखा जाता था अब नहीं लिखा। देखें यार, अगर पहले लिखा जाता था वो ठीक था और अब क्या गलत, पहले ठीक था अब गलत हो गया, ऐसी बात नहीं है कि टू को या तो आप लिखें नहीं, अगर आप लिखेंगे तो इसके बाद कॉमा नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है आपने टू लिखा, उसके बाद आप किसको लिख रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हमने लिखा है, इसको लिख रहे हैं। तीन चीजें लिखनी है, आप जिसको लिख रहे हैं उसका आपने रैंक लिखना है, उसका आपने डेजिग्नेशन लिखना है, उस बंदे का ओहदा लिखना है, कौन सा है जी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन सी कंपनी का, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सी फर्म का है, ये CBL का है, तो हमने यहाँ पे CBL लिखा। उसके बाद हमने कॉमा लगाया, यहाँ भी कॉमा लगाया क्योंकि एड्रेस अभी हमारा रहता है इनकम्प्लीट है। और ये किस जगह का है, लाहौर, जिसमें लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, ABC लिख देंगे, जो जगह को, प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। देखें, तीन चीज़ें आपने लिखनी है। पहली बात मैंने ये की कि टू को या तो आप लिखें नहीं, अगर आप टू को लिखते हैं तो उसके बाद आपने कॉमा नहीं लगाना है। आप किसको लिख रहे हैं, द मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉमा, कौन सी फर्म का, ये आपने उसका ओहदा, उसका डेजिग्नेशन, रैंक लिखा, कौन सी फर्म का है, CBL का है, और कौन सी जगह का है, CBL लिखा, लाहौर लिखा। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और ये सब्जेक्ट वाली लाइन आपकी सेम होनी चाहिए जो भी जॉब के हवाले से है, कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ तक सेम। किस चीज़ के लिए लिखनी है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, असिस्टेंट मैनेजर लिख दिया। अगर यहाँ पे टीचर आता है तो टीचर लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टर आता है तो डायरेक्टर लिखेंगे आप, यहाँ पे लेक्चरर आता है तो आप लेक्चरर लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन यहाँ तक सेम
कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे असिस्टेंट मैनेजर है तो असिस्टेंट मैनेजर लिख दिया। इसमें भी उसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पूरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे भी लिख दिया डायरेक्टर, और पूरा क्वेश्चन यहाँ भी लिख दिया। तो टाइटल हमेशा मुख्तसर होना चाहिए। टाइटल के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आता है, ठीक है। जिस तरह हम ऐसे लिखते हैं, जिस तरह माय बेस्ट टीचर, तो हम उसके बाद फुल स्टॉप तो नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि वो टाइटल है। ये भी हम उस एप्लीकेशन का क्या लिख रहे हैं, टाइटल, और टाइटल के बाद फुल स्टॉप आपने नहीं लगाना है। जैसा कि मैंने पहले बताया लेटर में कि टाइटल में दो चीज़ें देखनी होती हैं, कौन कौन सी, कि प्रपोजिशन इन है, ऑन है, ऑफ है, फार है, विद है। प्रपोजिशन कौन से लेटर से, स्मॉल लेटर से हम लिखेंगे, और इसके बाद आर्टिकल ए एन दा वगैरह भी हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। एप्लीकेशन ए बड़ा है, फार छोटा है क्योंकि ये प्रपोजिशन है, फॉर द पोस्ट ऑफ का ओ छोटा है, असिस्टेंट बड़ा ए, और एन भी आप इसको यहाँ पे बड़ा कर देंगे। ये देखिए मसला पता है क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, शुरू से हम एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं, लेटर लिखते आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम समझाया नहीं गया है कि हमने लिखना कैसे है। तो आई होप आप अच्छी तरह इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे होंगे। आपने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आपने सर लिखा। आप जॉब के लिए कोई भी एप्लीकेशन आए, आपने कैसे शुरू करना है कि इट्स स्टेटेड। ये स्टेटेड है, स्टार्टेड नहीं है। ये कहा जाता है, ये बयान किया जाता है, इट्स स्टेटेड। दो तीन चीज़ें आपने लिखनी है एप्लीकेशन में, कि आपको कैसे पता चला कि इस फर्म के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वैकेंसियाँ जो है, पोस्ट जो है वो क्या है, वैकेंट है, कैसे पता चला। दूसरा आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, और तीसरा आप अपने अपना एक्सपीरियंस, और यही चीज़ें रिक्वायर होती हैं। सॉरी, टेक्निकल इशू आया। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये बताना है कि इट्स स्टेटेड दैट आई हैव कम टू नो थ्रू रिलायबल सोर्स, कि मुझे एक बावसूख ज़रिए से, रिलायबल सोर्स से पता चला, बावसूख ज़रिए से पता चला दैट सम पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स आर लाइंग वैकेंट अंडर योर काइंड कंट्रोल, कि आपके ज़रिए से कुछ वैकेंसीज जो है वो खाली पड़ी हैं। किसकी? असिस्टेंट मैनेजर्स की। ये देखिए मैनेजर नहीं, मैनेजर्स एस लगा इसके साथ, यानी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। आई फील कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा भरोसा है, दैट आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसमें मैंने जानबूझ के टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए हैं। रिक्विजिट के माने होते हैं रिक्वायर्ड, मतलूबा। रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। पहला सेंटेंस हमने लिखा कि मुझे कैसे पता चला, रिलायबल सोर्स के ज़रिए मुझे पता चला कि आपके ज़रिए से आया कुछ असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज जो है वो वैकेंट है, खाली हैं। दूसरी बात आपने क्या लिखी कि आई फील कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा एतमाद है कि मैं आपका जो क्राइटेरिया है कि आप क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उस पर पूरा उतरता हूँ। अब आपने इसी दोनों चीज़ों को थोड़ा आगे एक्सप्लेन करना है कि आई डिड MSc फ्राम पंजाब यूनिवर्सिटी इन 2011 स्कोरिंग रिमार्केबल पोजीशन या रिमार्केबल मार्क्स, कि किस कौन से सन में मैंने किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, आप रेफरेंस पुट कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा कि आई, ये अब एक्सपीरियंस आपने लिखा, इसको थोड़ा सा हम एक लाइन लिख देते हैं कि आई आल्सो वर्क इन वेल नोन प्राइवेट सेक्टर्स, कि मैंने बड़े ही फेमस प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम किया हुआ है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसिडर माई एप्लीकेशन फेवरेबली, कि ये मेरा सारा डाटा है। यू आर, आई रिक्वेस्ट जो नहीं होता है, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे इल्तजा या गुजारिश की जाती है, यानी वो ऑफिसर है, आप उसको जानते ही नहीं और आप कहते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू। एक लेवल होता है ना कि कौन सा बंदा किसको बात कहेगा, तो आप क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसिडर माई एप्लीकेशन फेवरेबली, फुल स्टॉप लगाया। इसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है यहाँ पे कि थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन के मानी होते हैं एडवांस। अगर हम बहुत कॉमन लैंग्वेज हमें नहीं लिखनी चाहिए कि थैंक यू इन एडवांस, हम लिखेंगे कि थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। इसका भी वही मतलब है कि आपको एडवांस में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बॉडी जो है वो ख़त्म हो गई है। आपने 2 से 3 लाइन छोड़नी है, और राइट साइड पे, लेफ्ट पे भी आप लिख सकते हैं, राइट पे लिखते हैं, कोई मसला लिखने की जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसी तरह योर्स फेथफुल लिखें। यहाँ पे कॉमे का आना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे एल वाई लगाएंगे तो एस का आना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। उसके बाद एक्स वाई जेड, एक्स के बाद फुल स्टॉप, वाई के बाद फुल स्टॉप, जेड के बाद फुल स्टॉप। तो हमने क्या डिस्कस किया, एप्लीकेशन को डिस्कस किया, जॉब एप्लीकेशन को।
अगर एक और इसमें पॉइंट है कि अगर इसमें सीवी का जिक्र आ जाता है कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर थ्रू सीवी, तो डियर स्टूडेंट फिर अगर थ्रू सीवी आ जाए, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर थ्रू सीवी, तो हमने परेशान नहीं होना है, पूरी सीवी ड्रा नहीं करनी है कि माई नेम लिखा, फादर नेम लिखा और आगे क्वालिफिकेशन लिखी, एक्सपीरियंस लिखा, जिस तरह सीवी में चीज़ें लिखी होती हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि थ्रू सीवी, तो आपने क्या करना है, सीवी नहीं बनानी है, सिर्फ एक सेंटेंस आपने ऐड करना है यहाँ पे आपने, ठीक है। यानी कि ये 2-3 लाइन छोड़ के हमने लिखा था, इसके बाद जो है एक लाइन छोड़ के आपने एक सेंटेंस ऐड करना है। और कौन सा सेंटेंस है कि माई डॉक्यूमेंट्स आर सॉरी, फिर मसला आया, आपको जहन से निकल गया, इसको सेट करना। माई डॉक्यूमेंट्स आर एनक्लोज्ड हियर। सीवी वाला अगर क्वेश्चन आए तो आपने किस चीज़ का, पूरी सीवी आपने नहीं बनानी है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस ऐड करना है। कहाँ पे, इस सेंटेंस के बाद एक लाइन छोड़ के इस साइड पे कि माई डॉक्यूमेंट्स आर एनक्लोज्ड हियर। यहाँ पे आपने जो वर्ड अटैच है वो यूज़ नहीं करना है। अटैच इज़ वेरी कॉमन वर्ड, मानी दोनों के सेम है, ठीक है, लेकिन आपने एनक्लोज, ये टेक्निकल वर्ड है, एकेडमिक वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है ये, कि माई डॉक्यूमेंट्स आर एनक्लोज्ड हेयर विद, कि मेरे डॉक्यूमेंट इसके साथ जो है क्या है, वो अटैच है। सीवी पूरी नहीं बनानी है आपने। तो एप्लीकेशन में हमने क्या देखा, किसको लिखनी है, कौन लिख रहा है, फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने डियर स्टूडेंट, आज की काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। क्या क्या चीज़ें आज हमने डिस्कस कर रखी हैं। हमने एस्से को डिस्कस किया और मैंने आपको कहा था कि मेरे ही चैनल पे बीए इंग्लिश पे एस्से डिटेल में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, पूरा लेक्चर उस पर 10-12 मिनट का होगा आई थिंक। वहाँ से आप इसको ज़रूर उसको देखें, आपको गाइडलाइन मिलेगी, बहुत आप हेल्प आपकी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस लेक्चर को सुनने के बाद आपके जहन में एक जो उलझन सी है, टेंशन सी है कि कौन सा ऐसे आएगा और कौन सा नहीं आएगा, इस उलझन से, इस टेंशन से आप जो है आपका मेंटली तौर पे आप रिलीफ फील करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रेसी डिस्कस किया और प्रेसी का मेथड, प्रेसी का भी अलग से लेक्चर मौजूद है चैनल पे, आप प्लीज़ वहाँ से देख लें। वहाँ यहाँ पे मैंने डिस्कस ज़रूर किया है, लेकिन मैंने ब्रीफली डिस्कस किया क्योंकि मुझे पता था कि आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी है। और आज का लेक्चर मैं नाम करूँगा सप्ली के स्टूडेंट्स के। प्रेसी में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 2 होते हैं। टाइटल कैसे ट्रेस करना है, टाइटल लिखना कैसे, और प्रेसी कैसे बनानी है, हमने ब्रीफली डिस्कस किया। चैनल पे लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ से इसको ज़रूर सुने एक दफ़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस किया है कि लेटर कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या है, और जॉब एप्लीकेशन जो इसका क्या फॉर्मेट है, वो भी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो मैं उस पर भी अलग से लेक्चर बनाऊंगा। आज तो लेक्चर हमारा बहुत ही लेंथी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक फ्रेजल वर्ब का पार्ट है और दूसरा फ्रेजल वर्ब आप ऐसे करें कि जो कम अज कम जो 5 ईयर पेपर्स हैं, 5 साल जो पेपर हैं प्रीवियस, उनमें जितने दिए गए हैं वो आप ज़रूर करें, उन्हीं में से कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं भी इस पे ज़रूर एक लेक्चर, इसी तरह का हम लेंथी लेक्चर डिस्कस करेंगे और हम उसके रूट के हवाले से कि ये ईडियम कहाँ से आया, कैसे बना, इसकी बेस क्या है, रूट क्या है, उससे फिर चीज़ें जो है वो भूलती नहीं है। रूट वाले हिसाब से अगर उसको डिस्कस किया जाए तो लेक्चर इस पे भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। लिहाजा आप 5 ईयर पेपर जो हैं वो वाले ईडियम आप याद करें, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी और सरगोधा के भी। दूसरा इसका पार्ट है कि कॉमन एरर्स हैं। तो कॉमन एरर्स अब इसमें तो डिस्कस नहीं हो सकता है, एक लेंथी टॉपिक है ग्रामर का,
उस पे भी ग्रामर के मेरे काफ़ी सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। आपको कम से कम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। बाकी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इस पे भी इंशाल्लाह हम एक लेक्चर इस पे भी ज़रूर बनाएंगे, या इसको मैं ब्रेक करके नाउन पे लेक्चर बनाऊंगा। कॉमन एरर्स ऑफ नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, मैं आपसे जो प्रॉमिस कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन आपका जो है ट्रांसलेशन और डायलॉग। तो डियर स्टूडेंट, डायलॉग अटेम्प्ट ना किया करें, उसके मार्क्स आपको बहुत कम दिए जाते हैं। ठीक है, डायलॉग को ऐसे लिखना चाहिए कि पढ़ने वाला बंदा ऐसे फील करे कि दो बंदे आमने सामने बैठे हुए हैं, और वो सिचुएशन ड्रा करना ज़रा मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर यू पीपल। तो आप ट्रांसलेशन अटेम्प्ट किया करें। ट्रांसलेशन कैसे करनी है इस पे स्पेशल वीडियो में इंशाल्लाह आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये जो आपका एक प्रॉब्लम है, मसला है बहुत बड़ा कि ट्रांसलेशन कैसे करनी है, हमें तो टेंसेस नहीं आते हैं, हमें तो वोकैबुलरी नहीं आती। यार कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें आपको आती हैं, सिर्फ हैंडल कैसे करना है, मेथड क्या है, स्किल्स क्या है। मैंने जिस तरह इनको स्किल्स बेस पे आपको अटैम्प्ट करने की सिखाया है कि कैसे अटैम्प्ट करना है, टेक्निकली पेपर कैसे हैंडल करना है। तो ट्रांसलेशन पे मैं अलग से एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद आपकी ट्रांसलेशन वाला जो वोकैबुलरी वाली मसला है, टेंसेस का जो मसला है, वो इंशाल्लाह ज़रूर हल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रियली सॉरी आज काफ़ी लंबी बहस हो गई हमारी, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया ये, इसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करूँगा, क्योंकि और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अब एंड पे मैं एक बात करूँगा कि रेगुलर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो क्लासेस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो टू सम एक्सटेंट वो टेक्स्ट से भी रेलिवेंट होते हैं, टेक्स्ट का भी उनको आइडिया होता है, फिर टीचर भी कुछ पढ़ा देता है। तो प्राइवेट स्टूडेंट जो है मसला उनका होता है। तो आज की क्लास में स्पेशली किसके नाम करूँगा, प्राइवेट कैंडिडेट्स, प्राइवेट स्टूडेंट्स के नाम करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।